हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि तमाम नए आने वाली वीडियोस को टाइमली देखें। कभी कभी इंसान को गोमगो की कैफियत का शिकार होना पड़ता है। वो किसी भी एक फैसले पर दिल से मुत्तफिक नहीं हो पा रहा होता और यूं वो वक्त की डगर पर अपने सारे काम छोड़ देता है। लेकिन बेहतर तो ये है कि इंसान वक्त रहते ही कोई माकूल फैसला कर ले, क्योंकि बाद के खसारे का अजाला तो वक्त भी नहीं कर पाता। मेरी अरबी मालकिन मुझे फिर इशारे से अपने कमरे में बुला रही थी। उनका इशारा बहुत वाज़ेह था और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, मुतअद्दिद बार हो चुका था। मुझे इस घर में नौकरी करते हुए ये दूसरा हफ्ता था। 2 हफ्तों से ही यहीं पर नौकरी कर रहा था और अब तक कई बार ऐसा हुआ था कि मालिकन अपने कमरे से निकलती और जब मेरी नज़र उस पर पड़ती तो वह इशारे से मुझे अपने कमरे में बुलाने के लिए लगती। शुरू में तो मैं परेशान सा हो जाता, लेकिन फिर मुझे अंदाज़ा हो गया कि मालिकन मुझे ही अपने कमरे में आने का इशारा करती हैं। लेकिन मैं तो मालिकन का हुलिया देखकर ही नज़रें फेर लिया करता था। इनकी तरफ आंख उठाकर देखने से भी एहतराज बरतता था और ऐसे अनजान बन जाता था जैसे मैंने देखा ही ना हो और ना ही इनके इशारे को समझा हो। उनके कमरे में जाना तो दूर की बात थी, मुझे इतनी जवान और हसीन मालिकन के करीब जाते हुए भी खौफ आता था। ख्वाह वो खुद ही बुलाती थी, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था। मैं डर के मारे उनकी तरफ देखना ही बंद कर दिया करता था। मालिकन एक जवान लड़की थी। उसके बाप ने मुझे यहाँ बंगले पर नौकरी के लिए रखा था और मेरी नौकरी के तीसरे ही रोज वो अमेरिका चला गया था। शायद किसी कारोबार के सिलसिले में गया था। यूं लगता था कि कारोबार के मामलात उनके लिए ज्यादा अहम थे और बेटी की खासी फिक्र न थी। मेरी नौकरी के तीसरे ही दिन वो अपनी जवान बेटी को यहीं तनहा छोड़ गया था। वो अरबी लड़की कुछ अजीब सी थी। उसकी हरकतें खासी मशकूक सी थीं। सारा सारा दिन घर से बाहर रहती और शाम को जब घर आती तो बहुत ही अजीब हुलिये में घर में घुमा फिरा करती। उसका लिबास देखकर मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी। शर्म से मेरी निगाहें झुक जाया करती थी। मैंने कभी किसी औरत को इतने खुले आम ऐसे लिबास में नहीं देखा था। इतने बुरे हुलिये में मालिकन घर में घूमती रहती कि हमारे हैरत के मुंह खुले का खुला रह जाता और जहां कहीं मालिकन की मुझ पर नजर पड़ती तो इशारे से अपने कमरे की तरफ बुलाने लगती। उनका इस तरह इशारा करना मुझे सख्त नागवार गुजरता। मैं हमेशा उसे देखकर यहाँ वहां हो जाता और उनके कमरे की तरफ कदम नहीं बढ़ा पाता। लेकिन इस दफा ऐसा नहीं हो सका था। उसने सख्ती से मुझे घूर कर देखा था और अपने कमरे में आने का इशारा दिया था। हर बार मैं इस तरह के इशारों को नजरअंदाज करता था जैसे मैंने देखा ही ना हो और मुझे इनके इस इशारे की कोई समझ ही ना आई हो। लेकिन इस दफा इसने बिल्कुल सामने आकर इशारे से मुझे अपने कमरे में चलने का कहा था। इतनी बेबाकी से कही गई इस बात ने मुझे खौफजदा कर दिया था। मालिकन की बात को इनकार करना अब मुमकिन नहीं रहा था। वो तो अब मेरे सामने खड़े होकर कमरे में साथ चलने का कह रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे मालिकन के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते थे। इसीलिए मैं आज तक कभी इसे कमरे में नहीं गया था। वो बार बार मुझे इशारा करती रहती, कमरे में आने का इशारा देती रहती, लेकिन मुझे उनके इरादों से खौफ आता था। या फिर एक वजह यह भी थी कि वो और मैं घर में तन्हा थे। ऐसे में मुझे जवान लड़की के कमरे में जाना मुनासिब नहीं लगता था। लेकिन ये एक इंतहाई गैर इखलाकी बात भी थी। मेरी तरबियत ही ऐसी थी कि मैं लड़कियों की तरफ नजर भर कर भी नहीं देखता था। इस तरह की नामुनासिब हरकतें मुझे बिल्कुल भी पसंद ना थी। मेरी 3 बहनें थीं और मैंने शुरू से इनका एहतराम किया था। बहनों की इज्जत, इनका एहतराम मेरे नज़दीक सबसे बढ़कर था। मालिकन को भी मैं अपनी बहन की नज़र से ही देखता था, उनकी इज्जत करता था। लेकिन इस रात मालिकन मुझे ज़बरदस्ती अपने कमरे में ले गई और इस बार तो मेरे पास इनकार करने का भी कोई बहाना नहीं था। कमरे में जाते ही उसने दरवाजे की कुंडी लगाई तो मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मेरा दिल मुट्ठी में आ गया। आखिर उसे कमरा बंद करने की क्या जरूरत थी? ये एक इंतहाई नामुनासिब हरकत थी। उसने मुझे देखा और कहने लगी, तुम्हें पैसों की जरूरत होगी, जब भी तो तुम यहाँ नौकरी के लिए आए हो। इतनी मेहनत कर रहे हो, पैसों की खातिर ही इतना ख्वार हो रहे हो ना? मैंने सर हिला दिया। वो मुस्कुराई और बिस्तर पर टांग डालकर बैठ गई। उसका हुलिया और भी अजीब हो गया। मैंने फौरन नजरें झुका ली। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि आंख उठाकर उनके वजूद पर निगाह डालता। वो जोर से हंसी और कहने लगी, मुझे तुम्हारी यही बात बहुत पसंद है कि तुम मुझे नजर भर कर भी नहीं देखते। तुम्हारे अंदर हया की ज्यादती है, वरना बहुत से लड़के ऐसे हैं जो मेरे हुस्न के आशिक हैं, मेरी खूबसूरती के दिल दादा हैं, पूरी तरह से फरिश्ता है मुझ पे। लेकिन मैं इनसे मुतासर नहीं होती। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी सारी मुश्किलों से बाहर निकलो ताकि तुम्हारी चेहरे की खूबसूरती मजीद चमक जाए, तुम और भी अच्छे लगो। इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। दरअसल मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, तुम्हें इन सारी मुश्किलात से निकालना चाहती हूँ। मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दो, बदले में मैं तुम्हें एक रात के 50,000 रियाल मिल जाया करेंगे। बोलो, क्या सौदा मंजूर है? करोगे मेरी ख्वाहिश पूरी? जवाब दो। मालिकन की बात सुनते ही मेरी आंखें हैरत से फट गईं। मैं आंखों में हैरत समोए उनकी बात गौर करता रहा। 50,000 रियाल कोई मामूली रकम नहीं थी। जो लोग सऊदीया में रहते हैं वो जानते हैं कि इतने पैसों की क्या कीमत होती है। इतने में तो पूरी जिंदगी संवर जाती है। मैंने हकलाते हुए कहा, मालिकन, 50,000 रियाल?
मालिकन कहने लगी, हाँ, मेरे लिए ये कोई बड़ी रकम नहीं है। तुम जानते हो हम कितने पैसे वाले लोग हैं। हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। मालिकन की बात तो वाकई सच थी। वो बहुत ही पैसे वाली थी, दौलत की रेल पेल थी। इनके बाप ने मुझे पाकिस्तान से यहाँ काम के लिए बुलवाया था। मेरा सारा खर्चा भी खुद उठाया था। टिकट तक के पैसे मालिक ने ही भेजे थे। मेरा किसी किस्म का खर्चा नहीं हुआ था। सभी मालिक ने अपनी जेब से अदा किया था। और अब मैं यहीं सर्वेंट क्वार्टर में रहता था। मेरी तनख्वाह 800 रियाल थी। इसीलिए 50,000 रियाल मेरे लिए एक बहुत खतीर रकम थी, जिसे सोचकर ही मैं खुश हो गया था। मैं क्या, इतनी बड़ी रकम की बात सुनकर तो कोई भी खुशी के मारे उछल पड़ता। मैंने मालकिन से कहा कि ठीक है, आप मुझे बता दें कि आपको क्या काम है। मैं आपका काम कर दूंगा, मुझे सौदा मंजूर है। मालकिन ने खड़े होकर मेरी नज़रों में नजरें डाली तो मेरा जिस्म कँपाने लगा। मेरे लिए सांस लेना भी दोबर हो गया था। लेकिन मालकिन मेरे बहुत करीब आ गई थी, इतना करीब कि मेरा पूरा वजूद इनकी कुर्बत से कपकपा गया। मालकिन कहने लगी, मुझे तुमसे कोई काम नहीं है, बल्कि अपनी एक ख्वाहिश पूरी करवानी है। अगर तुमने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी तो मैं सुबह होते ही ये रकम तुम्हें दे दूंगी। बस एक रात की ही बात है, सोचो, फिर तुम्हें यहाँ कोई नौकरी भी नहीं करनी पड़ेगी। तुम इतनी बड़ी रकम लेकर वापस अपने वतन चले जाओगे, अपने घर वालों के साथ रह सकोगे, अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी कर सकोगे। बदले में सिर्फ मेरी एक ख्वाहिश पूरी करनी होगी तुम्हें। मैंने घबरा कर मालिकन से कहा कि आप बता दें क्या ख्वाहिश है आपकी। और फिर मालिकन ने जो ख्वाहिश मेरे सामने बयान की, मैं सर से पांव तक पसीना पसीना हो गया। मैंने फौरन इनकार किया और कहा कि ये किसी तरह भी मुमकिन नहीं है। मैं ऐसा गलत काम नहीं कर सकता। मुझसे ऐसी कोई तवक्को ना रखें। मैं ये बुरा काम किसी सूरत नहीं कर सकता। मालिकन कहने लगी, सोच लो, बस 12 घंटे की ही बात है। अभी रात के 8 बज रहे हैं। सुबह 8 बजे तक तुम्हें मेरी ख्वाहिश तो पूरी करनी है। इसमें क्या मुश्किल है? और खास तौर पर तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तुम जवान मर्द हो, हट्टे कट्टे हो, खूबसूरत हो। तुम्हारे लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। इनकार की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बनती। मैंने मालिकन से कहा कि बात सही और गलत की है। जो आप चाहती हैं वो सरासर गलत है और गुनाह है, और मैं गुनाह नहीं कर सकता। मेरा ज़मीर अभी जिंदा है। मालिकन ने मेरे दोनों कंधों पर मजबूती से अपने हाथों से जकड़ा और कहने लगी, 50,000 रियाल, वो भी सिर्फ एक रात में, सिर्फ एक रात की बात है। मेरा ख्याल है कि अगर तुम सिर्फ इसी बात के बारे में सोचो तो बाकी के 12 घंटे तुम्हारे लिए बहुत ही आसान होंगे। तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी और मेरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। तुम्हारे और मेरे सिवा इस बंगले में कोई नहीं है, इसीलिए ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। कोई नहीं जान पाएगा कि इस रात क्या क्या हुआ। मालिकन की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया था। मालिकन की खुश और ख्वाहिश इतनी खतरनाक थी, अगर मालिक को पता चल जाता तो शायद वो मुझे जेल की सलाखों के पीछे भिजवा देते। पूरी जिंदगी मेरी हवालात के पीछे गुजरती। मालिकन को अपने अंजाम की फिक्र नहीं थी। वो तो हर तरह की परेशानी से बेनियाज नजर आ रही थी, लेकिन मुझे अपना अंजाम सोचना था, क्योंकि मैं अकेला नहीं था। मेरे पीछे मेरी माँ, मेरी 3 बहनें और बीमार बाप पाकिस्तान में मौजूद थे, जो मेरी कमाई के आसरे में थे, मुझसे तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए थे। मैं यहाँ से पैसे भेजता तो ही घर का गुजारा होता। मुझे डर लग रहा था कि इस शॉर्टकट के चक्कर में मैं कहीं किसी बड़े वबाल में न फंस जाऊं और यूं बाकी सारी की जिंदगी सजा काटते गुजरे और मेरे बाद मेरे घर वाले भी जमाने की चक्की में पिसते रहे। मालकन ने मुझे सोचते हुए देखा तो कहने लगी, चलो ठीक है, मैं तुम्हें सोचने के लिए 2 दिन का वक्त देती हूँ। पापा के आने में 4-5 दिन बाकी हैं, तो तुम 2 दिन अच्छी तरह सोच लो और फिर मुझे जवाब दे देना। जो भी तुम्हारा फैसला हो मुझे बता देना। दिन के वक्त दूसरे नौकर भी काम पर होते थे। इनके सामने मैं कोई बात नहीं करना चाहती। ये बात हम दोनों के दरमियान ही रहनी चाहिए, क्योंकि वो बाबा के पुराने और वफादार मुलाजिम हैं। हर बात बाबा के आते ही बता देंगे। वो लोग शाम में चले जाते हैं, यहाँ रात को सिर्फ तुम ही रुकते हो, इसीलिए मैं अपनी ये ख्वाहिश तुम्हारे जरिए ही पूरी कर सकती हूँ। किसी और से कहूंगी तो बाबा को पता लग सकता है, और मैं ऐसा नहीं चाहती। ये कहकर मालकन ने बड़ी आहिस्तगी से अपनी उंगली से मेरे होंठों को छुआ तो मेरे तन बदन में आग लग गई। मैं घबरा कर पीछे हटा, गोया करंट सा लगा हो। मेरे चेहरे की घबराहट देखकर मालिकन की हंसी छूट गई और मैं तेजी से उनके कमरे से बाहर निकल आया। बंगले के पीछे बने सर्वेंट क्वार्टर में पहुंचकर बिस्तर पर बैठकर गहरी गहरी सांस लेने लगा। इतने बड़े बंगले में सिर्फ मैं और मालकन थे, और मालकन की नीयत का कुछ अच्छी तरह पता चल गया था। मैं सोच रहा था कि मालकन अपने बाप की गैर मौजूदगी में ऐसा काम कैसे कर सकती है। आखिर वो ये सब क्यों करना चाहती है? इस सब के पीछे इनका क्या मकसद हो सकता है? वो तो अपने बाप की इकलौती बेटी है, और अगर उसके दिल में कोई ऐसी ख्वाहिश है तो वो जायज़ तरीके से भी पूरी कर सकती है। अपनी ख्वाहिश को नाजायज़ तरीके से ही पूरी करने की कोशिश करना समझ ना आने वाली बात मालूम होती थी। पता नहीं वो क्यों ऐसा चाहती थी। ये वो सवाल थे जिनका जवाब मेरे पास नहीं था। सारी रात मैं बिस्तर पर करवटें बदलता रहा, लेकिन मुझे नींद ना लगी। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मालिकन का सरापा मेरी आंखों के आगे घूमता रहा। मैं जवान मर्द था, मेरे लिए मालकन को ऐसी हालत में देखकर अपने जज्बात पर काबू करना बहुत मुश्किल था। मेरी हालत अजीब सी हो रही थी। मैं यही सोचता रहा कि 50,000 रियाल के बदले मैं अगर मालिकन की बात मान लूं
तो मेरे हालात बदल सकते हैं, मैं सारी मुश्किलात दूर हो सकती हैं। मुझे यहाँ सालों मेहनत करके भी इतना पैसा हासिल नहीं हो सकता था जितना एक रात के बदले मालकिन मुझे देने को तैयार थी। अगरचे काम ठीक नहीं था, सरासर गुनाह का काम था, लेकिन इस काम के जरिए मैं सब कुछ हासिल कर सकता था जो मेरा ख्वाब था, जो मैं हमेशा के करना चाहता था। यही सब सोचते सोचते मुझे नींद लग गई। सुबह मैं उठा तो फिर बंगले में पहुंच गया। मेरा काम बंगले की साफ सफाई करना और बर्तन धोना। यहाँ के सारे पुराने मुलाजमीन को अलहदा से रिहाइश मिली हुई थी। वो सब वापस जाया करते थे, एक मैं ही था जिसे मालिकन ने सर्वेंट क्वार्टर में जगह दी थी। पाकिस्तान में मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। इतनी तलाश के बावजूद कोई जॉब ना मिल सकी, जबकि मैं पढ़ा लिखा था। मैंने अरबी जुबान में मास्टर्स भी किया हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ हासिल वसूल नहीं हो रहा था। नौकरी के लिए दर दर धक्के खाकर जलीलो ख्वार हो गया था। इसलिए मैंने पाकिस्तान में नौकरी तलाश करने की बजाय सऊदीया में नौकरी के लिए दरख्वास्त डाली थी। मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ मुझे ऐसी नौकरी मिलेगी। जब मुझे इस नौकरी की ऑफर हुई तो मैं सोच में ही पड़ गया और फिर हालात से मजबूर होकर मैं सऊदीया चला आया। और अब ये मौका जो मालिकन की तरफ से मुझे मिल रहा था, ये मेरे लिए बहुत ही अहम और कीमती था। इसे गंवाना यानी अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ था। लेकिन मेरा किरदार आड़े आ रहा था, जो मुझे इस गलत काम की इजाज़त नहीं दे रहा था। मेरी तरबियत इस तरह से नहीं हुई थी कि मैं ऐसा कोई गलत काम करता। सारा दिन मैं मुलाजमीन के साथ काम करता रहा। मालिकन तो न जाने कहाँ गुम हो गई थी। काम करते करते मैंने पुराने मुलाजमीन से बातचीत शुरू कर दी। इन कुछ दिनों में मेरे खाना पकाने वाली हिंदुस्तानी खानसामा रमेश से काफ़ी दोस्ती हो गई थी। वो यहाँ काफ़ी अरसे से खाना पकाने का काम कर रहा था। मैंने बस यूं ही उनसे पूछ लिया कि मालिकन सारा दिन कहाँ रहती है और मालिक इन्हें अकेला छोड़कर कैसे चले गए। इन्हें मालिकन को यूं अकेला छोड़कर जाना कैसे मुनासिब लग गया। मेरी बात सुनकर खानसामा कहने लगा कि ये तो मामूल की बात है। मालिक कहीं भी जाते हैं तो मालिकन को साथ नहीं लेकर जाते। वो अपने कारोबारी काम से जाते हैं और मालिकन की तबीयत बड़ी ही अयाश है। कभी किसी लड़के के साथ तो कभी किसी लड़के के साथ। इनका काम यही तो है और अपने इन्हीं कामों में मसरूफ रहती हैं वो। मालिकन तो ऐसी ही हैं। मालिक तो खुद भी अपनी बेटी के इस मिजाज से बहुत तंग आ चुके हैं। वो अपनी बेटी को सुधारने की न जाने कितनी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन मालिकन की अय्याश फितरत में कोई तब्दीली नहीं आती। मालिकन अपने कामों से बाज नहीं आती। मालिक तो समझा समझा कर थक चुके हैं। दरअसल मालिकन को अपनी माँ का साया नहीं मिला। शायद इसीलिए इनकी तरबियत ठीक नहीं हुई है और वो बेरारवी का शिकार हो गई हैं। सुबह गलत की पहचान वो सही तरह से नहीं कर पाती। शायद मालिक जल्द ही इनकी शादी करवा दे। ये कहकर खानसामा अपने काम में मसरूफ हो गया और मैं सोच में पड़ गया कि मालिकन की आशिकी की फितरत से वाकिफ हैं। वो जानते हैं कि इनकी बेटी किस रास्ते पर चल रही है। शायद इसीलिए मालिकन को अपने बाप का भी खौफ नहीं है, अपने बाप की इज्जत की भी परवाह नहीं है। मुझे सोच में डूबा देखकर खानसामा कहने लगा, मालिकन से दूर ही रहना। हम में से कोई भी मालिकन से ज्यादा बात नहीं करता। अगर तुम भी अपनी नौकरी बरकरार रखना चाहते हो तो मालिक के वफादार रहो और मालिकन की किसी बात पर कान न धरना। कभी कभी तो वो नशा करके भी घर आती है, इसलिए इन्हें नजरअंदाज कर दिया करो। ज्यादा ध्यान न दिया करो इनकी बातों पर। तुमसे पहले भी यहाँ एक नौकर आया था और वो इसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन पकड़ी गई तो इस नौकर को मालिक ने काम से निकाल दिया और मालिकन पर सख्ती शुरू कर दी। अब पिछले कुछ दिनों से फिर इनकी हरकतें मशकूक नजर आ रही हैं। यकीनन मालिक घर पर नहीं है। वो फिर किसी मौके की तलाश में होंगी और दोबारा अपनी अधूरी ख्वाहिश को पूरा करना चाहती होंगी। मैंने झिझकते हुए खानसामा से पूछा कि मालिकन की शादी मालिक क्यों नहीं कर देते? इस तरह इनका मसला हल हो जाएगा। मेरी बात सुनकर खानसामा जोर से सर कहने लगा, ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा? ऐसी लड़की को कौन अपनाता है? अभी तुम यहाँ नए हो, तुम्हें मालकिन के बारे में मालूम ही क्या है? फिर वो कहने लगा, जाओ जाकर जल्दी से अपना काम खत्म कर लो, देर हो रही है, मुझे भी खाना बनाने दो। और हम दोनों अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। रात के 8 बजते ही सारे नौकर अपने अपने घरों को चले गए। वो सुबह अब 8 बजे वापस आने वाले थे और मालकिन यही 12 घंटे तो मुझे इस्तेमाल करना चाहती थी। इन सब के जाते ही मालकिन कमरे से बाहर निकली और मुझे देखकर कहने लगी, फिर तुमने सोचा? मैंने इनकार में सर हिलाया तो कहने लगी, बस एक दिन और है, कल रात तक मुझे सोचकर जवाब दे देना, क्योंकि इसके बाद पापा वापस आ जाएंगे और मुझे उनके आने से पहले ही अपनी यह ख्वाहिश पूरी करनी है। तुम तो बड़े ही बेवकूफ़ हो, 50,000 रियाल कमाने का सुनहरी मौका गवा रहे हो। मैंने तुमसे कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं कहा है। छोटी सी ख्वाहिश ही तो है मेरी, पूरी कर दोगे तो इसमें भी तुम्हारा अपना ही फायदा है। ये कहकर वो मुस्कुराती हुई अपने कमरे में चली गई। आज भी उन्होंने बहुत ही बुरा लिबास पहन रखा था। मैं दिल में सोचने लगा कि न जाने ये कैसी लड़की है। शायद माँ की कमी ने इसे ऐसा बना दिया है। वाकई माँ का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बाप तो कमाने के लिए घर से निकल जाता है, लेकिन तरबियत की जिम्मेदारी माँ पर ही आती है। माँ की मौजूदगी में बच्चों को अच्छा माहौल फराहम करती है। मैं थका हारा अपने सर्वेंट क्वार्टर में आकर बैठा तो मुझे अम्मा का ख्याल सताने लगा। बेख्तियार ही मुझे याद आ रहा था कि मेरी माँ ने मेरी तरबियत कितनी अच्छी की। मेरी माँ ने तो मेरी बहनों को भी बहुत ही इज्जतदार बनाया था। वो कभी नजर उठाकर किसी गैर मर्दों की तरफ नहीं देखती थी। अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाली है। अम्मा की ज्यादा याद सताई तो मैंने फ़ोन उठाकर अम्मा को फ़ोन लगा दिया।
बहुत कम ही मैं अपने घर फ़ोन किया करता था, क्योंकि घर वालों से बात करने के बाद मेरे लिए यहाँ रुकना मुश्किल हो जाता था। मुझे घर की बहुत याद सताती थी। घर का फ़ोन मेरी बहन ने उठाया, लेकिन उसकी काँपती हुई आवाज़ सुनकर मैं घबरा गया। मैंने पूछा क्या हुआ है, तो वो एकदम ही ज़ारों की तरह रोने लगी। और जो खबर उसने मुझे सुनाई वो सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी अम्मा को हार्ट अटैक हुआ था और वो अस्पताल में एडमिट थी। घर वालों ने मुझसे ये बात छुपा रखी थी, लेकिन मेरी आवाज़ सुनकर मेरी बहन अपने जज़्बात पर काबू ना रख सकी और उसने मुझे ये बात बता दी। इतने में मेरे बीमार अब्बा ने बहन के हाथ से रिसीवर लिया और मुझे कहने लगे, तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम तेरी माँ की देखभाल अच्छी तरह करेंगे, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन मेरे ज़हन में तो बस अम्मा का सरापा घूम रहा था। मैंने अब्बा से कहा कि पैसों का क्या बना? अस्पताल का खर्चा और दवाइयाँ वगैरह के लिए पैसे कहाँ से आए? ये सारा इंतज़ाम कहाँ से किया? मेरी बात सुनकर अब्बा खामोश हो गए। मैं जान गया कि मेरे पीछे मेरे घर के हालात मज़ीद ख़राब हो गए हैं। मैंने अब्बा से कहा कि परेशान ना हो, मैं कल ही आपको पैसे भिजवाता हूँ। मेरी ये बात सुनकर अब्बा कहने लगे, बेटा, मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन जब तक तेरी तनख्वाह नहीं मिलती, घर का गुज़ारा बहुत मुश्किल है। कल से हम लोग फाकों पर हैं। तेरी माँ सरकारी अस्पताल में एडमिट है, वहाँ डॉक्टर सही तरह से उसकी देखभाल नहीं कर रहे। किसी ने मशवरा दिया कि प्राइवेट अस्पताल में तेरी माँ का चेकअप करवा लूँ, लेकिन यहाँ तो रोटी के लिए भी पैसे नहीं हैं और अस्पताल और दवा के पैसे कहाँ से इतने आएंगे। अब्बा एकदम ही रो पड़े थे। शायद इनके ज़ब्त की सारी हदें टूट गई थी। और फिर मैंने अब्बा से वादा किया कि मैं कल ही आपको एक बहुत बड़ी रकम भेजूंगा, जिससे आपके सारे मसले हल हो जाएंगे, कोई परेशानी बाकी नहीं रहेगी और कुछ ही दिनों में मैं भी लौट आऊंगा। ये सुनकर अब्बा हैरत से पूछने लगे कि तेरे पास इतनी जल्दी इतना पैसा कहाँ से आया? मैंने अब्बा को बताया कि मेरी मालकिन बहुत रहमदिल है, उसने मुझे ये पैसा दिया है। ये सुनकर अब्बा खुश हो गए और मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मुझे ये फैसला करने में एक भी लम्हा नहीं लगा था कि अब मैं मालकिन की बात मान लूंगा, क्योंकि बात मेरी माँ की जिंदगी और मेरी बहनों के मुस्तकबिल की थी। इसीलिए मैंने अपना आप कुर्बान करने को तैयार हो गया। अगला सारा दिन मैंने बड़ी बेचैनी में गुजारा और शाम के वक्त जब सब लोग चले गए तो मैंने मालिकन को कहा कि मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करने को तैयार हूँ। ये सुनकर उनका चेहरा खुशी से खिल उठा। वो कहने लगी, मैं जानती थी कि तुम बहुत समझदार हो, इतनी बड़ी ऑफर को ठुकराओगे नहीं। मैंने मालिकन से कहा, लेकिन मुझे पैसे काम से पहले चाहिए, क्योंकि मेरी माँ बहुत बीमार है और मुझे ये पैसे अपने वतन भिजवाने हैं। मालिकन कहने लगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं फौरी ही पैसे भिजवाने का इंतजाम कर देती हूँ, तो मुझे एड्रेस दे दो। मैंने मालिकन को अपना पता दिया। वो काफ़ी देर तक फ़ोन पर किसी से बात करती रही और कहने लगी, बस आधे घंटे में ही तुम्हारे घर पर पैसे मिल जाएंगे। मैंने मालिकन से कहा कि मैं पहले तसल्ली करूंगा। वो कहने लगी, ठीक है, लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि सारे मुलाजिम जा चुके हैं और अब सुबह 8 बजे वापस आ जाएंगे। मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती। और फिर आधे घंटे बाद जब मैंने अपने घर फ़ोन किया तो मेरी बहन की आवाज़ में खुशी थी। वो कह रही थी कि भाई, आपके पैसे भेजे हुए हमें मिल गए हैं। कोई पठान आदमी आया था, उसने बताया कि आपने हुंडी से पैसे भिजवाए हैं। अब हम अम्मा का बड़े अस्पताल में इलाज करवाएंगे। ये सुनकर मुझे भी खुशी हुई और मैंने उससे कहा कि बस कुछ ही अरसे में मैं भी वतन वापस आ जाऊंगा। मालकिन मेरे सामने ही खड़ी थी, कहने लगी, चलो तुम्हारा मसला हल हो गया, अब मेरा मसला खत्म करो। ये कहते ही मालकिन के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आई और मेरा रुआ रुआ कांपने लगा। मजबूरी के आलम में जो फैसला मैंने किया था, मेरा दिल उस पर बिल्कुल भी राजी नहीं था। मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा था। खैर, मैं मालकिन के साथ इस कमरे में चल पड़ा जहाँ वो मुझे ले जाना चाहती थी और वो सारी रात मैंने मालकिन ने बहुत ही मसरूफ़ गुजारी। पूरे 12 घंटे लगातार हम दोनों मिलकर मालिक के कमरे का एक एक कोना छान मारा। मालिकन को किसी खास चीज़ की तलाश थी जो मालिक के कमरे में थी और वो मेरे ज़रिए उस चीज़ को ढूंढना चाहती थी। धीरे धीरे वो गुजर रहा था, लेकिन मालकिन का मकसद कामयाब नहीं हो रहा था। और फिर सुबह के वक्त मुझे वो चीज़ मिल गई जिसकी तलाश मालकिन को थी, लेकिन ना जाने क्यों मैंने वो मालकिन को देने की बजाय छुपा ली, क्योंकि मेरे दिल में खौफ आ गया था अल्लाह का। फजर की अजानें हो रही थी और मेरा दिल चीख चीख कर कह रहा था कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं ये सब करने का रवादार नहीं, मेरी तरबियत ऐसी नहीं की गई थी। मालकिन ने मुझे मायूसी से देखा और कहने लगी, मुझे लगा था कि तुम मेरे बहुत काम के होगे। तुम इस घर से एक कोने कोने की सफाई करते हो, तो तुम्हें ज़रूर इस चीज़ के बारे में इल्म होगा। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मैं तुम्हारे पीछे 50,000 रियाल बर्बाद कर रही हूँ। तुम तो मेरे किसी काम ही नहीं आए। मैंने मालकिन के सामने ऐसा जाहिर किया जैसे मैंने अपनी पूरी कोशिश की हो और फिर वो मुझे चीज़ ना मिली हो। ऐसे ही सुबह के 8 बज गए और जैसे ही नौकर आना शुरू हुए, मालकिन मायूसी से वापस अपने कमरे में चली गई और मैं सफाई के कामों में मसरूफ़ हो गया। दोपहर के वक्त मालिक घर लौटे तो मालकिन घर पर नहीं थी, वो दोबारा से कहीं बाहर चली गई थी। मालिक अपने कमरे में थे। मैं मालिक के सामने गया और हाथ बांधकर खड़ा हो गया। मालिक मुझे देखने लगे तो मैंने शुरू से आखिर तक मालिक का सारा किस्सा सुना दिया, एक एक बात सच बता दी। ये सुनकर मालिक चौंक उठे और कहने लगे, क्या तुम्हें वो चीज़ मिल गई थी? मैंने सर हिलाया और कहा, जी मालिक। और मैंने वो चाबी निकाल कर मालिक के सामने रख दी। मालिक ने एक सर्द आ भरी और कहने लगे, मेरी इकलौती बेटी न जाने किन गलत रास्तों की मुसाफिर बन गई है, किन कामों में उलझ कर रह गई है। मैंने अपनी तरफ से इसकी तरबियत करने में पूरी कोशिश की, लेकिन शायद कारोबार की वजह से मैं इसे तवज्जो वो ना दे सका जो इसकी माँ दे सकती थी। यही वजह है कि वो अपने बुरे दोस्तों का शिकार बन गई है और हर तरह का नशा भी करती है और गलत कामों में भी पड़ चुकी है। इसीलिए इसे हर रोज़ हज़ारों रियाल चाहिए होते हैं। वो ये सारा पैसा अपने अय्याश दोस्तों पर खर्च करती है। जब भी मैंने इसकी हर तरह की पाबंदी लगा दी है, यहाँ तक कि इसका खर्चा भी बंद कर दिया है।
तो इसने ये नया तरीका तलाश कर लिया। वो मेरी तिजोरी की चाबी हासिल करके चोरी चुपके रोजाना मेरी तिजोरी से पैसे निकालने के अब ख्वाब देखने लगी है। पहले भी वो दूसरे नौकरों के साथ मिलकर मेरे कमरे की इसी तरह तलाशी ले चुकी थी। इस वक्त भी इसे चाबी नहीं मिली थी और वो दोनों पकड़े गए थे क्योंकि घर में से सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। और ये बात मेरी बेटी को नहीं पता। अगर तुम खुद मेरे सामने खड़े होकर अपने गुनाह का इकरार ना करते तो कुछ ही देर में तुम्हारी सारी सीसीटीवी चेक करता और मुझे पता चल जाता कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम दोनों ने क्या किया है। लेकिन मुझे खुशी है कि तुमने इस गलत काम में इसका साथ नहीं दिया। तुम मेरे सब वफादार रहे हो। वफादारी का सबूत दिया। मैंने मालिक को 50,000 रियाल वाली बात भी बता दी और ये भी बताया कि मेरे हालात बहुत ख़राब थे। इसीलिए मैंने मजबूर होकर ये सब किया। मालिक ने 10,000 रियाल मेरे हाथ पर रख दिए और कहने लगे कि ये भी अपने घर भेज दो। जो पैसे मेरी बेटी ने तुम्हें दिए वो भी मेरे पैसे थे। इसीलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी बेटी से खुद बात करूंगा, उसे समझाऊंगा कि अगर वो अपनी सारी बुरी सोबतें छोड़ देगी, अपने तौर तरीके ठीक कर लेगी, तो मैं उसे दोबारा से पैसे देना शुरू कर दूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब वो इतनी आसानी से राजी होगी। इसे नशे की आदत हो गई है। इसके दोस्त बहुत ही खराब हैं। मालिक की आंखों में आंसू आ गए। मैंने मालिक से कहा, आप मालिकन की शादी क्यों नहीं करवा देते? वो कहने लगे कि तुम्हारी मालिकन हर जगह खुद को बदनाम कर, इसके लिए कोई रिश्ता लेने को राजी नहीं। मैं इतना दौलतमंद हूँ कि किसी भी बंदे को खरीद सकता हूँ, लेकिन जबरदस्ती अपनी बेटी किसी के सर नहीं डालना चाहता। किसी और की जिंदगी मुश्किल नहीं बनाना चाहता। मैं अपनी बेटी के लिए शौहर नहीं खरीद सकता। मालिक ने मुझे ना ही नौकरी से निकाला था और ना ही बुरा भला कहा था, बल्कि वो अपनी बेटी को समझाने के लिए उसके कमरे की तरफ चले गए थे। मैंने दिल से दुआ की थी कि मालिक की यह मुश्किल हल हो जाए। मालिकन अपने बाप का ही पैसा चोरी करना चाहती थी। इसका इरादा बहुत ही बुरा था। मैंने भी मजबूरी में इसका साथ दिया था। इस बात की मुझे बहुत शर्मिंदगी थी। मैं आज भी मालिक के बंगले पर काम करता हूँ। इस वक्त छुट्टियों पर पाकिस्तान आया हुआ हूँ। मालिकन की रवश अभी भी पहले जैसी ही है, लेकिन मालिक अपनी सी कोशिश कर रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ कि जल्द ही मेरे मालिक की मुश्किल आसान हो जाए। मेरा ये कहानी बयान करने का मकसद सिर्फ इतना है कि कभी भी हम ये सोचकर बच्चों के सर पर सौतेली माँ नहीं लाते कि वो इस बच्चे के परेशान होंगे, लेकिन माँ के ना होने की वजह से बच्चों की तरबियत में जो कमी रह जाएगी, इसके बारे में भी हम सोचते नहीं। इसलिए अगर अल्लाह ना करे कोई बच्ची या बच्चा अपनी माँ से महरूम हो जाए, तो उसे दूसरी माँ ज़रूर दीजिए, ताकि उसकी तरबियत में कमी ना रहे और वो बुरी सोबतों का शिकार ना हो, और ना ही ऐसे गुनाहों में पड़ जाए जिनकी वजह से आखिर में इंसान अपने ही सामने शर्मिंदा सा होकर रह जाता है।